Brain Bolt. Concepts at lightning speed. सोचो, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ कुछ लोग सोने चांदी के महलों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और कुछ लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक ना हो। ये कोई कहानी नहीं है, यह है फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले का सच। एक तरफ थे अमीर लोग जो पूरी तरह कंफर्ट की जिंदगी जी रहे थे, उनका लाइफस्टाइल बहुत महंगा और शानदार था, उन्हें पैसों की कोई टेंशन नहीं थी। और दूसरी तरफ थे आम लोग जो भूख से परेशान थे, उनके पास ना प्रॉपर खाना था, ना इनकम का कोई स्टेबल सोर्स। उनकी जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल बन चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों दुनिया के बीच खड़ा था एक किंग लुई द 16th, जिसे शायद ग्राउंड रियलिटी का कोई अंदाजा ही नहीं था। यानी एक ऐसी सोसाइटी जहां रिच और पुअर के बीच गैप इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इनइक्वालिटी अपने पीक पर पहुंच गई थी। और जब इनइक्वालिटी अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है, तभी वहां से शुरू होती है रेवोल्यूशन। सोचो, अगर किसी सोसाइटी में सबसे कम लोग सबसे ऊपर हों और सबसे ज्यादा लोग सबसे नीचे दबे हों, तो क्या वो सिस्टम कभी फेयर हो सकता है? यही था फ्रांस का 3 एस्टेट सिस्टम। सबसे ऊपर था फर्स्ट एस्टेट यानी क्लर्जी। ये चर्च ऑफिशियल्स थे, जैसे प्रीस्ट्स और बिशप्स। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, सिर्फ लगभग 1%, लेकिन फिर भी ये लगभग 10% लैंड ओन करते थे। और सबसे शॉकिंग बात, ये ऑलमोस्ट कोई टैक्स ही नहीं देते थे। अब आते हैं सेकंड एस्टेट पर, यानी नोबिलिटी। ये रॉयल फैमिलीज और एरिस्टोक्रेट्स थे। इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, लगभग 2%, लेकिन लैंड ओनरशिप इनका बहुत ज़्यादा था, करीब 25%। और ये भी या तो बहुत कम टैक्स देते थे या बिल्कुल नहीं देते थे। अब सबसे नीचे आता है थर्ड एस्टेट, यानी आम लोग, फार्मर्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स। ये लोग पॉपुलेशन का लगभग 97% थे, लेकिन इनके पास लैंड बहुत कम था और सबसे ज़्यादा टैक्स भी इन्हीं को देना पड़ता था। उनकी पूरी लाइफ टैक्स और स्ट्रगल में निकल जाती थी। अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम की। यहाँ दो मेन टैक्सेस थे, टाइद जो चर्च को दिया जाता था और टेली जो स्टेट को दिया जाता था। और ये दोनों टैक्सेस मेनली थर्ड एस्टेट ही पे करता था, जबकि क्लर्जी और नोबिलिटी ऑलमोस्ट एग्जेम्प्टेड थे। यानी साफ शब्दों में मेजॉरिटी लोग मैक्सिमम टैक्स बर्डन उठा रहे थे। और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम, जो आगे चलकर रेवोल्यूशन में बदल जाती है, स्ट्रगल टू सर्वाइव। सबसे पहले बात करते हैं हंगर क्राइसिस की। लोग सच में भूखे थे, उनके पास खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं था। धीरे धीरे मॉलन्यूट्रिशन बढ़ता जा रहा था, शरीर कमज़ोर और हालत और ख़राब होती जा रही थी। राइजिंग ब्रेड प्राइजेस, ब्रेड जो उनका मेन फूड था वही इतना महंगा हो गया कि खरीदना मुश्किल हो गया। डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन आम लोगों के लिए रोज़ का खाना अफोर्ड करना इम्पॉसिबल होता जा रहा था। फिर आती है डेली स्ट्रगल्स। लोगों की वेजेस बहुत कम थी, जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हर दिन बस स्ट्रगल था, ना स्टेबिलिटी, ना फ्यूचर का कोई भरोसा। और इसके पीछे एक बड़ा कारण था पुअर फूड सप्लाई। कभी ड्रॉट, कभी हेल स्टॉर्म्स, कभी खराब हार्वेस्टिंग। इन सब की वजह से क्रॉप्स फेल हो जाती थी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता था। यानी सिचुएशन साफ थी, ना खाना था, ना पैसे थे, और धीरे धीरे लोगों की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। और जब लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब वही लोग इतिहास बदल देते हैं। अगर फ्रांस एक स्मार्टफोन होता तो उसकी बैटरी 1% पे होती और चार्जर मिल नहीं रहा होता। यही था फ्रांस का फाइनेंशियल क्राइसिस। सबसे पहले समझते हैं डेट क्राइसिस। फ्रांस पर इतना कर्ज था कि 2 बिलियन लीवर से भी ज़्यादा डेट हो चुका था। ट्रेजरी ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुकी थी, मतलब देश के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचा था। अब क्वेश्चन है कि ये हुआ कैसे? मेन कॉज देखो, लगातार वॉर्स ने इकोनॉमी तोड़ दी। 7 ईयर्स वॉर, फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन सब में बहुत पैसा खर्च हुआ। ऊपर से राजा का एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, वर्साइज जैसे महलों पर बेहिसाब खर्च। पैसा आता कम था, जाता ज़्यादा था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? सीवियर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। देश की इकोनॉमी हिल गई और सिचुएशन संभालने के लिए टैक्सेस बढ़ाने पड़े। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स देने के लिए बचा कौन था? राजा अचानक 175 साल बाद लोगों को मीटिंग के लिए क्यों बुलाता है? कोई सेलिब्रेशन नहीं थी। ये था एक बड़ा क्राइसिस। सबसे पहले समझो ये मीटिंग क्यों खास थी। एस्टेट्स जनरल मीटिंग 175 साल बाद बुलाई गई। इसमें 3 एस्टेट्स शामिल थे। फर्स्ट एस्टेट यानी क्लर्जी, करीब 300 मेंबर्स। सेकेंड एस्टेट यानी नोबिलिटी, फिर से करीब 300 मेंबर्स। और थर्ड स्टेट, सबसे बड़ा ग्रुप, करीब 600 मेंबर्स, जिनमें लॉयर्स, मर्चेंट्स जैसे एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। इंपॉर्टेंट नोट ये बताता है कि पेजेंट्स, आर्टिजन्स और वुमेन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया। मतलब जो मेजॉरिटी लोग थे, उनकी आवाज़ सही तरीके से पहुंची ही नहीं। थर्ड स्टेट भी मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास रिप्रेजेंट कर रहा था। अब आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वोटिंग सिस्टम यह था कि हर स्टेट को सिर्फ एक वोट मिलेगा, चाहे उसके मेंबर्स कितने भी हों। और यहीं से इशू शुरू हुआ। क्लर्जी और नोबिलिटी मिलकर हमेशा थर्ड एस्टेट को आउटवोट कर देते थे। इसलिए थर्ड एस्टेट ने डिमांड की वोटिंग बाय हेड होनी चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। और यहीं से शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। 17 जून 1789 को थर्ड एस्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। मिराबो और एबसेज जैसे लीडर्स के नेतृत्व में उन्होंने अनफेयर वोटिंग सिस्टम को मानने से मना कर दिया और ये क्लेम किया कि वही पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है लॉकआउट इंसिडेंट। 20 जून 1789 को जब थर्ड स्टेट मीटिंग के लिए पहुंचा तो हॉल बंद मिला। ये किंग की तरफ से एक कोशिश थी उन्हें रोकने की, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। मेंबर्स के अंदर और ज्यादा गुस्सा और डिटर्मिनेशन बढ़ गया।
फिर हुआ सबसे पावरफुल मोमेंट, टेनिस कोर्ट ओथ। उसी दिन 20 जून 1789 को सभी मेंबर्स एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और ओथ लिया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक वे डिस्पर्स नहीं होंगे। ये यूनिटी और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था और इसमें की रोल निभाया लीडर्स ने। मिरेबो एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड नेता थे, जबकि आप सेज थर्ड स्टेट की वॉइस बने। इन लोगों ने कॉमन पीपल की पावर को सामने लाया। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील, 14 जुलाई 1789, यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन की असली शुरुआत हुई। सबसे पहले समझते हैं व्हाट वाज बस्टील। बस्टील एक मेडिवल फोर्ट्रेस और प्रिजन था। ये सिर्फ एक जेल नहीं था बल्कि किंग की एब्सोल्यूट पावर का सिंबल था। यहाँ राजनीतिक ओपोनेंट्स को बंद किया जाता था, मतलब जो भी राजा के खिलाफ बोलता उसे यहाँ डाल दिया जाता था। अब सवाल है, व्हाई पीपल अटैक्ड। लोगों को डर था कि किंग की आर्मी उन पर हमला कर सकती है, इसलिए उन्हें वेपन्स और एम्यूनेशन चाहिए थे। और दूसरी तरफ मोनार्की के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। अब लोगों का पेशेंस खत्म हो चुका था। फिर आता है द इवेंट। 14 जुलाई 1789 को एक बड़ी क्राउड ने बास्टील पर हमला कर दिया। लड़ाई हुई, गार्ड्स को मार दिया गया, प्रिजनर्स को आज़ाद कर दिया गया और आखिरकार फोर्ट्रेस लोगों के कंट्रोल में आ गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? यही मोमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत बन गया। लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया और पहली बार कॉमन पीपल की पावर पूरी दुनिया के सामने दिखाई दी। यही से साफ हो गया कि अब सिर्फ राजा नहीं बल्कि जनता भी हिस्ट्री लिखेगी। क्या होगा अगर एक राजा अपनी ही जनता के खिलाफ खड़ा हो जाए? यही हुआ फ्रांस में और यहीं से मोनार्की का अंत शुरू हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 की। सितंबर 1791 में नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। किंग लुई द 16 की पावर लिमिटेड कर दी गई और सेपरेशन ऑफ पावर्स लागू हुआ, यानी लॉ बनाने की पावर नेशनल असेंबली के पास चली गई। लेकिन सिचुएशन यही स्टेबल नहीं रही। वॉर विद ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया ने सब कुछ बदल दिया। अप्रैल 1792 में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर शुरू किया और फिर प्रशिया भी ऑस्ट्रिया के साथ जुड़ गया। इस वॉर ने पूरे देश में डर और इंस्टेबिलिटी फैला दी और इसी बीच सामने आया किंग्स बिट्रेयल। किंग लुई द 16 सीक्रेटली एनिमीज को सपोर्ट कर रहा था, ऑस्ट्रिया और प्रशिया को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब जनता के लिए राजा एक प्रोटेक्टर नहीं बल्कि एक ट्रेटर बन चुका था। और फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, फॉल एंड एग्जीक्यूशन। 10 अगस्त 1792 को मोनार्की सस्पेंड कर दी गई। सितंबर 1792 में फ्रांस ऑफिशियली रिपब्लिक बन गया और आखिरकार 21 जनवरी 1793 को किंग लुई द 16 को गिलाटीन पर एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब रिवोल्यूशन एक नए और डेंजरस फेज में एंटर कर चुका था। यहाँ से शुरू होता है रेडिकल कंट्रोल। सबसे पहले समझते हैं हु वर जैकोबिन्स। ये सबसे एग्रेसिव राजनीतिक ग्रुप थे। ये गरीब लोगों यानी सांस क्यूलॉट्स को सपोर्ट करते थे। इनका गोल था इक्वालिटी, लेकिन ये सॉफ्ट तरीके से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ चाहते थे और ये मोनार्की के पूरी तरह खिलाफ थे। अब आते हैं मैक्सिमिलियन रोब्सपियर पे, जैकोबिन्स के नेता जिन्हें इनकरप्टिबल कहा जाता था। उनका मानना था कि जस्टिस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कोई भी रेवोल्यूशन के खिलाफ गया तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अब देखते हैं देयर एक्शंस। जैकोबिन्स ने गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज लागू किए और जो भी उनके खिलाफ था उसे हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। पूरा सिस्टम फियर और कंट्रोल पर चलने लगा। और फिर आए रेडिकल चेंजेस। प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए लॉ ऑफ मैक्सिमम लागू किया गया। फूड रैशनिंग शुरू हुई। नया रेवोल्यूशनरी कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ और इक्वालिटी को एनफोर्स करने के लिए कई रिफॉर्म्स लाए गए। यानी अब सिचुएशन साफ थी, रेवोल्यूशन अब सिर्फ बदलाव नहीं रहा, ये बन चुका था पावर, फियर और कंट्रोल का खेल। और यही फेज आगे चलकर रेन ऑफ टेरर की शुरुआत बनता है। कभी सोचा है जस्टिस कब टेरर बन जाता है? यही था रेन ऑफ टेरर। सबसे पहले समझते हैं व्हाट वाज रेन ऑफ टेरर। ये एक ऐसा फेज था जहां एक्सट्रीम वायलेंस हुआ। रोब्सपियर के नेतृत्व में फियर का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल किया गया और पूरा सिस्टम स्ट्रिक्ट रेवोल्यूशनरी रूल पर चलने लगा। अब आते हैं एग्जीक्यूशंस पर। हजारों लोगों को गिलेटिन से मारा गया। 21 जनवरी 1793 को लुई द 16 को एग्जीक्यूट किया गया। फिर अक्टूबर 1793 में मारी एंटोनेट भी मारी गई और सिर्फ शक के आधार पर भी लोगों को बिना दया के सजा दी जाती थी। अब देखते हैं लॉ एंड कंट्रोल। लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स लागू किया गया। फेयर ट्रायल जैसी कोई चीज़ नहीं थी। किसी को भी कभी भी अरेस्ट किया जा सकता था और पूरा देश डर के माहौल में जी रहा था। लेकिन हर टेरर का अंत होता है, एंड ऑफ टेरर। जुलाई 1794 में रोब्सपियर को अरेस्ट कर लिया गया और 28 जुलाई 1794 को उसे भी गिलेटिन से एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसके साथ ही टेरर खत्म हुआ और लोगों ने राहत की सांस ली। यानी साफ था, जब पावर डर पर टिकी होती है तो उसका अंत भी। रेवोल्यूशन के बाद लगा था कि अब फ्रांस स्टेबल हो जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। सबसे पहले समझते हैं व्हाट वाज डायरेक्टरी। रेन ऑफ टेरर के बाद एक नई गवर्नमेंट बनी जिसमें 5 डायरेक्टर्स फ्रांस को चलाते थे। पावर को डिवाइड किया गया ताकि कोई एक डिक्टेटर ना बन सके और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1795 लागू किया गया। लेकिन प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू हो गई। लीडरशिप वीक थी, राजनीतिक इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी, लीडर्स आपस में लड़ते रहते थे और कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया जा रहा था। अब आते हैं करप्शन पर। डायरेक्टर्स धीरे धीरे करप्ट हुए। उन्होंने पावर का इस्तेमाल अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करना शुरू कर दिया। पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो गया और इकोनॉमी अभी भी अनस्टेबल ही रही। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कंट्रोल खो दिया। लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग नेता की जरूरत महसूस होने लगी और फ्रांस पूरी तरह तैयार हो गया एक नई पावर के राइज के लिए। और यहीं से एंट्री होती है नेपोलियन। अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन फ्रांस अभी भी कमजोर था और उसे चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग नेता, नेपोलियन।
एक यंग एम्बिशियस मिलिट्री जनरल जिसने अपनी स्ट्रैटेजी और विक्ट्री से खुद को साबित कर दिया। सोल्जर्स के बीच उसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग था। उधर डायरेक्टरी वीक, करप्ट और पूरी तरह अनस्टेबल हो चुकी थी। लोगों का भरोसा टूट चुका था। और फिर आया टर्निंग पॉइंट। 9 नवंबर 1799, कू ऑफ 18 ब्रुमेर। नेपोलियन ने मिलिट्री के दम पर पावर अपने हाथ में ले ली और डायरेक्टरी का अंत हो गया। अब नेपोलियन बना फर्स्ट कॉन्सल। पावर पूरी तरह एक ही इंसान के पास आ गई। स्टेबिलिटी वापस आई, लेकिन डेमोक्रेसी खत्म हो गई। यानी साफ था, रेवोल्यूशन ने फ्रीडम से शुरुआत की थी, लेकिन एंड हुआ एक पावरफुल रूलर के राइज के साथ। क्या रेवोल्यूशन सिर्फ राजाओं को हटाने के लिए था या लोगों की जिंदगी बदलने के लिए भी? सबसे पहले वुमेन इन रेवोल्यूशन। 1789 में महिलाएं सड़कों पर उतरी, वर्साई तक मार्च किया, रोटी और बराबरी की मांग की, राजनीतिक क्लब्स बनाए और ओलिम डे बोज ने 1791 में महिलाओं के अधिकारों की बात उठाई। लेकिन राइट्स एंड लिमिटेशंस में सच्चाई अलग थी। महिलाओं ने इक्वालिटी और वोटिंग राइट्स मांगे, पर उन्हें राजनीतिक राइट्स नहीं मिले, क्लब्स बंद कर दिए गए और उन्हें वोट का अधिकार भी नहीं मिला। अब बात एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की। 1794 में स्लेवरी खत्म की गई, लाखों लोगों को आज़ादी मिली, लेकिन नेपोलियन ने इसे फिर से लागू कर दिया और फाइनली 1848 में स्लेवरी पूरी तरह खत्म हुई। और सबसे बड़ा बदलाव, रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। नया कैलेंडर आया, सिटीजन जैसे शब्द इस्तेमाल होने लगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच बढ़ी, इक्वालिटी के नए कानून बने और सोसाइटी धीरे धीरे बदलने लगी। यानी ये रेवोल्यूशन सिर्फ सत्ता बदलने की कहानी नहीं थी, इसने लोगों की सोच, अधिकार और पूरी जिंदगी बदल दी। किसी ने रोटी के लिए लड़ाई लड़ी, किसी ने बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, किसी ने आज़ादी के लिए जंजीरें तोड़ी। और आज हम जो राइट्स एंजॉय करते हैं वो किसी के सैक्रिफाइस का रिजल्ट है। यही है फ्रेंच रेवोल्यूशन की असली लेगेसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स को बहुत आसान और क्विक वे में कवर किया है, ताकि आप पूरा चैप्टर इजीली रिवाइज कर सकें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल वीडियोज़ आपको मिलते रहें।